She is there or not? Not there. नहीं है आज वो क्लास 9th. ओके यहाँ से स्टार्ट करने वाले थे ना टाइप ऑफ एपिथेलियल से, ठीक ना. सो ये डिफरेंट टाइप्स दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. ये डिफरेंट टाइप्स दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ये फंक्शन दैट इज इनफ. ठीक है, फंक्शन ही काफी, ठीक है. फंक्शन के बेसिस पे या ऑर्गन के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे कहना ज्यादा सही रहेगा. फाइन, ठीक है. सो जैसे पहला मैं देख रहा हूँ स्क्वैमस एपिथेलियल. ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियल जो है वो फ्लैट रहता है, जनरली सिंगल सेल्ड रहेंगे, फ्लैट रहता है. जैसे टाइल्स वगैरह बिछाते हैं ना हम लोग फ्लोर पे, उस तरीके से एक प्रकार का एपिथेलियल लेयर होगा जिसको हम लोग कहेंगे, ठीक है, स्क्वैमस एपिथेलियल. ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से सेल्स रहेंगे एपिथेलियल में, इस तरीके से, है ना. इसका मेन फंक्शन होगा कि किसी भी ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखे, सील करके रखें. हाँ, दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल सेल, है ना. इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं रहेंगे इनमें. ओके, कहाँ कहाँ ऑकरेंस होता है. हाँ, इसमें हम कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट कर दे रहे हैं जो कि क्वेश्चन पूछ सकता है ओलंपियाड्स में. ये इन वॉल ब्रिक्स इज लाइक अ ब्रिक्स इन द वॉल और फ्लोर टाइल्स, ये इंपॉर्टेंट है ना. स्मूथ मेम्ब्रेन होता है, ये इंपॉर्टेंट है. ऑकरेंस कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है. दूसरा पॉइंट, माउथ, esophagus, nose, pericardium, alveoli, in out of all these, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वो मैं मार्क करता हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ. जो इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन पूछेगा दैट इज alveoli, मोस्ट इंपॉर्टेंट. ब्लड वेसल, ठीक है ना, ये ब्लड वेसल और alveoli ये इंपॉर्टेंट है ना. स्क्वैमस एपिथेलियम पतला होता है, पतला होने के चलते एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज वेरी एफिशिएंट थ्रू इट, है ना. अब मान चलो एल्वियोली है, एल्वियोली से गैसेस को एक्सचेंज करना है ना. तो एक लेयर पतला होना चाहिए, जो लेयर से पास होना है मटेरियल्स का, दैट लेयर शुड बी थिन. ऑब्वियसली इट इज थिन, इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल, बहुत ही पतला होता है और इसको आसानी से ऑक्सीजन और CO2 क्रॉस कर सकता है. ब्लड कैपिलरी जो है, ठीक ना, ब्लड कैपिलरी जो होते हैं ये भी बना हुआ रहता है एपिथेलियल से ही. और कौन सा एपिथेलियल, स्क्वैमस एपिथेलियल से, ठीक ना. ब्लड वेसल्स के खास करके जो कैपिलरी होते हैं वहां पे एपिथेलियम जो प्रेजेंट रहेगा उसका स्पेशल नाम होता है दैट इज कॉल्ड एंडोथीसियम. एंडोथीसियम, ओके, एंडोथीसियम है. एंडोथीसियम इज द epithelial layer present over blood capillary, है ना. सो सिंगल सेल्ड है, इस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रीक्वेंट होता है, आसान होता है, ठीक ना. यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं epithelial layer of blood capillary. फाइन. प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन हटाइए, ड्राइंग ये रहेंगे. प्रोटेक्शन तो फंक्शन है ये, और भी देखेंगे. मैकेनिकल इंजरी से बचाना, जम्स को जाने नहीं देगा, केमिकल से बचाएगा, एक्सेट्रा. It forms selectively permeable surface through which filtration occurs. Can you justify this statement with respect to alveoli and blood capillary? Can you justify this statement? Hello. 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 Shreya. Sure. Anybody? कोई भी बताओ. इस लाइन का मतलब क्या होगा. It forms a selectively permeable surface through which filtration occurs. समझेंगे. फिल्टरेशन सर एल्वियोली में सर गैसेस का होता है, जैसे ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो सर अगर सर ऑक्सीजन जो है वो
प्योर ऑक्सीजन को निकाला जाता है। तो सर अगर फिल्टरेशन नहीं किया जाएगा तो सर उसके प्योरिटी का क्या भरोसा सर, वो इम्प्योर ही रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए सर ये रहा सेलेक्टिवली एल्वियोली। परमिएबल मेम्ब्रेन तो होता ही हाँ है कि हाँ, वो ठीक है, फाइन फाइन। सेमी परमिएबल का मतलब होता है, सेमी परमिएबल का मतलब होगा, ओके, सेमी परमिएबल का मतलब होगा कि कोई भी मटेरियल का क्रॉस होना बाय क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिसन केयरफुली, सेमी परमिएबल मींस क्रॉसिंग ऑफ एनी मटेरियल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। लेकिन यहाँ पे फिल्ट्रेशन का मतलब होगा कि मटेरियल का पैसेज होना थ्रू दिस इंट्रासेलुलर स्पेसेस। कैन यू सी, यहाँ पे देख पा रहे है ना, यहाँ पे ब्लू कलर का सेल बनाया हम, और ब्लू कलर के सेल जहाँ पे जंक्शन आ रहा है, एक सेल खत्म हो रहा है दूसरा सेल स्टार्ट हो रहा है ना, तो इंट्रासेलुलर स्पेसेस से ही फिल्ट्रेशन होता है, ओके। फिल्ट्रेशन जो होगा दो सेल्स के गैप से होके निकलेगा, ना कि सेल के थ्रू निकलेगा। जब हम फिल्ट्रेशन की जिक्र करेंगे, है ना, एपिथेलियल सेल से फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो सेल के थ्रू नहीं होगा, सेल के अंदर होके मटेरियल नहीं जाना है, एक सेल दूसरा सेल, है ना, तो दूसरे सेल्स के, एक सेल दूसरे सेल के बीच में जो गैप होगा, इंट्रासेलुलर स्पेसेस होंगे, जो छोटा सा ही रहेगा, है ना, वो उसी पोर से होके मटेरियल का एक्सचेंज होना है, चाहे वो एल्वेली में हो, चाहे वो तुम्हारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो, फाइन। प्रॉक्सिमल चाहे वो ग्लोमेरुलस हो, वहीं से एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, ठीक है। यहाँ पे और कुछ हम मेंशन करना चाहेंगे, खैर छोड़िए आगे बढ़ते हैं वो। हाँ, selectively permeable surface through which सर सेलेक्टिवली filtration होता परमिएबल और सेमी परमिएबल में मतलब क्या है। हाँ, डिफरेंस होता है सर? selective permeable means the requirement of desired things. Selective permeable का मतलब होगा requirement of desired things, जो चीजें चाहिए उसी चीज का एक्सचेंज होना है। Selective permeable is the property of living system. Listen carefully. Selective permeable is the property of living system, while semi-permeable is can be the property of non-living entities. Non-living system का, non-living membrane का property हो सकता है semi-permeable. Fine, समझे? यस सर। समझे कि नहीं? Okay, ये differences है ना, ये differences है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। Stratified squamous epithelial. Stratified squamous epithelial कहने का मतलब होता है एपिथेलियल लेयर होना, लेकिन मल्टी लेयर्ड में होना, ठीक ना, मल्टी लेयर में होना। देखो यहाँ पे मेंशन है, स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल सेल्स मल्टी लेयर्ड में रहते हैं, एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट रहना है ना। फाइन, आगे बढ़ूं। और ये जो उस एरिया में प्रेजेंट होगा जहां पे वियर एंड टियर का चांसेस ज्यादा होगा, है ना। The flattened cell superficial layer contain a fibrous protein, keratin, and become dead cell. The epithelium is waterproof, highly resistant to mechanical injury. ठीक है, जो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम लेयर है, उसका जो बाहरी लेयर होगा ना, उसके ऊपर कुछ प्रोटीन भी डिपोजिशन हो सकता है, प्रोटीन का डिपोजिशन हो सकता है, केराटिन का डिपोजिशन हो सकता है, ओके। ये सब नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा रेजिस्टेंट प्रोवाइड करवाते हैं ना। नेक्स्ट मूविंग, स्ट्रैटिफाइड से उतना नहीं आता है, ठीक है, क्वेश्चन उतना नहीं बनता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्यूबोइडल एपिथेलियल से। क्यूबोइडल नाम से ही पता चल रहा है इसका शेप किस तरीके से होगा, क्यूब शेप में होना है, ठीक ना, इस तरीके से क्यूब शेप में इसका शेप होना है ना। देखते हैं फंक्शन क्या क्या है। क्यूब लाइक सेल्स फिट क्लोजली, देखिए कहाँ पे है, किडनी ट्यूबल्स इंपॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पे सर्कल कर रहा हूँ, स्क्वायर कर रहा हूँ, रेक्टेंगल कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ना। किडनी ट्यूबल्स में, किडनी ट्यूबल्स कहने का मतलब किडनी का स्ट्रक्चर, देखियो आप लोग, ये स्ट्रक्चर देखो किडनी में आप लोग, ये वाला स्ट्रक्चर देखें आप लोग इस तरीके से,
इस तरीके से स्ट्रक्चर किडनी के पास होता है कुछ। शुभांगी, डू यू नो दिस स्ट्रक्चर इन किडनी? सर देखे हैं सर, मतलब ग्लोमेरुलस, डायग्राम। इसको नेफ्रॉन कहते हैं। हाँ सर ये देखे। नेफ्रॉन कहते हैं इसको, ओके। नेफ्रॉन में ये वाला रीजन, सर इसको स्मॉलेस्ट ग्लोमेरुलस, यूनिट होता है किडनी का, हाँ जहाँ पर इसको ग्लोमेरुलर, ऑस्मोरेगुलेशन हाँ होता है। ओके, इसको ग्लोमेरुलर कहते हैं, इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, इसको कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यू विल गेट टू नो इन क्लास 10th, है ना। तो पीसीटी में, डीसीटी में, ग्लोमेरुलस में, इस रीजन में प्रेजेंट रहते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियल सेल्स, है ना। और यहाँ से भी फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन यहाँ से भी होता है, लेकिन यहाँ से जो फिल्ट्रेशन होता है ना, वो हाई प्रेशर में होना है, और बहुत सारे मटेरियल्स का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है ना। सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट है। तो दो चीज हम बता रहे हैं, क्यूबोइडल एपिथेलियम आपको याद करना है ना, किडनी ट्यूब्यूल्स में और सलाइवरी ग्लैंड में, है ना। इससे होते हुए मटेरियल का एक्सचेंज होना है। नेक्स्ट, इट फॉर्म्स जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनाड्स। टेस्टिस और ओवरीज में, ठीक है, टेस्टिस और ओवरीज में यही एपिथेलियल सेल्स आगे चल के स्पर्म सेल्स बनाएगा, या फिर यही सेल आगे चल के ओवा बनाएगा। समझे? समझे कि नहीं? ग्लैंड क्यूबोइडल यस एपिथेलियल, सर। ठीक है, क्यूबोइडल एपिथेलियल फिल्ट्रेशन में तो मदद करेगा ही करेगा, है ना। किडनी में, इसमें सलाइवरी ग्लैंड में, याद रखें क्वेश्चन आता है सलाइवरी ग्लैंड से, ठीक ना। और साथ में, ये साथ में नहीं, कुछ कुछ एपिथेलियल सेल्स इसके अंदर, गोनाड्स के अंदर, टेस्टिस और ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, जो खुद कन्वर्ट हो जाएंगे एग सेल में या फिर स्पर्म सेल्स में ना। उसमें डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है तब जाके। मेन फंक्शन बोलेंगे तो इसका एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, सिक्रीशन, ठीक है। सिक्रीशन कहने का मतलब तुम्हारा सिक्रीट करना बोल सकते हो, ओवा का सिक्रीशन करवाना, स्पर्म सेल्स का सिक्रीशन करवाना, है ना। ये सब इसका फंक्शन हो गया क्यूबोइडल का। तो जितना अंडरलाइन किए उतना इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सभी में, सभी एपिथेलियल में मैकेनिकल सपोर्ट दे सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉलमनर एपिथेलियल। सबका डायग्राम होगा कि नहीं यहाँ पे? हाँ डायग्राम है यहाँ पे, बाद में देख लेंगे, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियल सेल जो होना है ना, थोड़ा सा लंबा होगा, इस तरीके से इलोंगेटेड होना है, ठीक ना, इस तरीके से, ओके। जनरली कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ कॉलम लाइक सेल्स, लंबे लंबे होते हैं। समटाइम्स फ्री एंड ऑफ द सेल ब्रश बॉर्डर कंटेनिंग माइक्रोबियली। कभी कभी क्या होता है, जो फ्री एंड है, ये रहा बेस, ओके। जब फ्री एंड होगा ना, यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रश बॉर्डर बोलेंगे। इसको हम थोड़ा फाइन करेंगे ना, रिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से दिखना है। इसको हम लोग ब्रश बॉर्डर बोलते हैं। मेन पर्पस यही है ब्रश बॉर्डर का, कि ये सरफेस एरिया को बढ़ा दे, है ना। तो अभी आप गेस कर पा रहे होंगे कि कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ एग्जिस्ट करता होगा। सरफेस एरिया बढ़ाने का काम कर रहा है, इट मींस इट विल एग्जिस्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। सो जनरली कंपोज्ड ऑफ सिंगल, हाँ समटाइम्स फ्री एंड ब्रश बॉर्डर, जिसको माइक्रोबियली कहते हैं। ऑकरेंस लाइनिंग ऑफ स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलन, है ना, गॉल ब्लैडर एंड ओविडक्ट, इन सभी का लाइनिंग बनाता है। फंक्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, है ना, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस बाय गॉबलेट सेल्स और म्यूकस मेम्ब्रेन। गॉबलेट सेल्स को हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, स्टमक के अंदर प्रेजेंट रहता है, जो म्यूकस का सिक्रेशन करता है, और यही म्यूकस हमको बचाता है HCl से। फाइन, कोई डाउट? कॉलमनर एपिथेलियल से कोई डाउट? एनीबॉडी पूछेंगे? स्वयं कुछ डाउट आ रहा है इस सेक्शन से तो पूछ लेंगे जल्दी से। स्वयं So, I हाँ wanted बोलेंगे। you to explain once again, sir, that thing, sir. Which one? Semi-permeable, Semi-permeable, semi-permeable membrane and selectively permeable membrane. selective Yes, sir. permeable, This thing only. selective permeable membrane will exist in living system only. लिविंग सिस्टम का प्रॉपर्टी है, लिविंग मेम्ब्रेन का प्रॉपर्टी है सेलेक्टिव परमिएबल। सेमी परमिएबल प्रॉपर्टी लिविंग के पास हो सकता है, ठीक ना, बट
सारे नॉन लिविंग के पास ये प्रॉपर्टी है, सेमी परमिएबल। ओके, So then diffusion requires semi-permeable membrane और सर उसमें semi-permeable डिपेंड होता है या करता है, फिर selectively permeable होता है? दोनों में, डिफ्यूजन दोनों में होगा, डिफ्यूजन दोनों में होगा, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में भी होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में भी होगा। अब किस चीज का डिफ्यूजन कर रहे हैं हम लोग, है ना, ऐसा चीज का डिफ्यूजन कर रहे हैं जो शरीर के लिए टॉक्सिक है ना, तो वो हमारा सेल एक्सेप्ट नहीं करेगा, है ना, उस समय हमारा सेल उस चीज को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सेलेक्टिव परमिएबल का, है ना, सेलेक्टिव परमिएबल का। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ब्लड में ग्लूकोज है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट है, ठीक है, उस ग्लूकोज को हमारे शरीर सेल्स में एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सेल, है ना, ये सेल है, ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी में ग्लूकोज घूम रहा है, यहाँ पे ग्लूकोज घूम रहा है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, सेल नीड ग्लूकोज, सेल को ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज एंटर करेगा इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ वन गेटवे सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूट4। ग्लूट4 एक प्रकार का दरवाजा है, ग्लूट4 एक प्रकार का पोरीन है, प्रोटीन चैनल है, ठीक है, दैट इज सेलेक्टिव परमिएबल। इट अलाउस द एंट्री ऑफ ग्लूकोज ओनली, है ना, ग्लूकोज को ही अलाउ करेगा अंदर बाहर करने के लिए। उसके अलावा ग्लूकोज का तरह कोई भी मटेरियल का शेप हो अलाउ नहीं करेगा जाने देने के लिए। दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमिएबल प्रॉपर्टी। सेमी परमिएबल कहने का मतलब So क्या and होगा? osmosis? ठीक है, बता रहे हैं, सेमी परमिएबल कहने का मतलब क्या होगा, इतने बड़े साइज का, फॉर एग्जांपल, ठीक ना, 0.1 मिलीमीटर साइज का कोई भी मटेरियल पास हो पा रहा है, चाहे वो शरीर के लिए यूजफुल हो चाहे ना हो, सेल रोकेगा नहीं उसको, दैट इज सेमी परमिएबल, है ना, दैट इज सेमी परमिएबल। परमिएबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिफ्यूजन, ओके, इन केस ऑफ डिफ्यूजन, सॉरी इन केस ऑफ ऑस्मोसिस, ठीक ना। ऑस्मोसिस में हम लोग ये शब्द यूज करते हैं, ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स from higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane or selective permeable membrane. डिफ्यूजन के लिए ये मेम्ब्रेन सिस्टम आवश्यकता नहीं पड़ती है, ध्यान देंगे, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ, डेफिनेशन समझो, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, जैसे कि नैप्थलीन बॉल्स है, नैप्थलीन बॉल्स हम खुले में रख दिए तो धीरे धीरे डिफ्यूज कर गया एनवायरमेंट में, एक मेम्ब्रेन लगा हुआ था क्या, नहीं ना, टैंक में पेट्रोल भरा हुआ है, गाड़ी के टैंक में पेट्रोल भरा हुआ है, आप टैंक का ढक्कन खोल दीजिए, कुछ देर बाद देखोगे कि पूरा इवापोरेट कर गया पेट्रोल, दैट इज डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल फेनोमेनन, ठीक है, which is used to describe the property of which is used to describe the movement of water liquid, है ना, from higher concentration to lower concentration। ओके, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें चीजों का मूवमेंट होता है एक एरिया से दूसरे एरिया में। ओके, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल प्रॉपर्टी किसी मेम्ब्रेन का है, किसी लेयर का है, तो किसी पर्दे का है ना, जैसे कि चाय छानते Yes, होंगे, sir. चाय बनने के बाद आप चाय छान रहे हो, तो छन्नी जो है ना वो एक मेम्ब्रेन की तरह एक्ट कर रहा है ना, और जो चाय जा रहा है मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए, है ना, वो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट इज मूविंग, ठीक है, ग्रेविटी के चलते नीचे जा रहा Yes, sir. है ना, आप सेटअप कर दोगे तो ऑस्मोसिस के चलते भी मूव करेगा। सो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन तरीका हो गया चीजों का मूवमेंट करने का एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन और सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज द प्रॉपर्टी ऑफ लेयर, एक चदरा का, एक पर्दे का, है ना, एक छन्ने वाले चीज का प्रॉपर्टी है ना, सर मैं और इसी वो से लिविंग, पूछ रहा हाँ, था। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये चीजों को अलाउ करे या ना करे, ठीक ना, एक्सचेंज होने के लिए। सर मींस दोनों केस में तो हो सकता है। किसके केस में, दोनों केस में क्या हो सकता है? सर कहीं कहीं लिखा रहता है osmosis doesn't require semi permeable membrane।
और नहीं नहीं, कहीं दैट कहीं इज नॉट लिखा ट्रू, रहता है दैट इज नॉट ट्रू। नहीं, ऐसा नहीं लिखा होगा कि इट डज नॉट रिक्वायर एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक ना। मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोसिस, मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के लिए मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं है। मेम्ब्रेन है तो ठीक है, नहीं भी है तो डिफ्यूजन होगा, ठीक ना। यस सर। For osmosis to take place, there is requirement of membrane, that is compulsory। इसका definition ही है ना, ये definition ही है, membrane is तो वो compulsory। चाहे सेलेक्टिवली हो या सेमी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। हाँ, वो सेमी भी हो सकता है, सेलेक्टिव भी हो सकता है। ओके, यस सर। सेलेक्टिव कब होगा? जब लिविंग सिस्टम में एग्जिस्ट करेगा तब। सेमी कब होगा? लिविंग सिस्टम में भी हो सकता है किसी किसी मटेरियल्स के लिए, लेकिन सेलेक्टिव परमिएबल सिर्फ और सिर्फ लिविंग का ही प्रॉपर्टी है ना। एंड दिस इज यस सर। बल्क फेनोमेनन। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस जो होता है ना, वो नेट मूवमेंट होता है। नेट मूवमेंट कहने का मतलब ए टू बी ही मूव करेगा, यदि मूवमेंट पॉसिबल है तो, है ना, इस तरीके से। यस। आगे बढ़े। कहाँ थे, कहाँ गए? हाँ जी, देखो स्क्वामस एपिथेलियल का डायग्राम ये रहा, स्ट्रैटिफाइड का ये रहा, क्यूबोइडल का ये, कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। अभी ग्लैंडुलर के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, द कॉलमनर एपिथेलियम is often modified to form gland which secretes chemical, that is glandular epithelium, है ना, secrete करेगा। अब glands present है, मान के चलो मेमोरियन ग्लैंड में, जो मिल्क का secretion कर रहा है ना। हटाइए, ज़्यादा कुछ नहीं दिया, हटाते। सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड कहने का मतलब कि सिलिया लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहना कॉलम के ऊपर। सी देयर इज डिफरेंस बिटवीन द सिलिया लाइक स्ट्रक्चर एंड द माइक्रोविलिया लाइक स्ट्रक्चर। सिलिया लाइक स्ट्रक्चर और माइक्रोविलिया लाइक स्ट्रक्चर में डिफरेंस है ना। सिलिया लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नॉट द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें और इसमें डिफरेंस आप कर पाओगे। देखो, सेल ए और सेल बी में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। सेल ए के पास जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्रो किया हुआ है, इसमें कोई साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन नहीं है, while the structure of B has cytoplasmic extension। साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं कि बढ़ा हुआ है ना। So certain cuboidal or columnar have a free border which bears सर thread like। ऐसा कह सकते हैं कि सीलिया जो है वो सर लोकोमोशन में हेल्प करता है, और सर माइक्रोविलाई जो है वो एब्जॉर्प्शन में। वेट, इसमें कुछ लिखा हुआ है बट ciliated epithelium which bear thread like cytoplasmic growth for cilia, such cell forms a ciliated epithelium। It's not so correct, इतना definition इसका सही नहीं है। हाँ जी, क्या बोल रही हो, बोलेंगे फिर से। सर ये कह सकते हैं कि सीलिया सर मूवमेंट या फिर लोकोमोशन में हेल्प करता है, और माइक्रोविलाई जो है वो अब्जॉर्प्शन में। That is true, यही तो होता है, ठीक है, that is तो सर 100% true। सीलिया और फ्लैजेला में क्या डिफरेंस है? हाँ, cilia जो होता है that is numerous, cilia is numerous, okay, while flagella is present in one or two और लॉन्ग रहता है। सिलिया छोटा छोटा होता है और न्यूमरस होता है ना, ठीक है। सिलिया न्यूमरस होगा, छोटा छोटा होगा, लेकिन फ्लैजिला एक या दो होगा लेकिन लंबा रहता है। दोनों का फंक्शन होता है इसमें लोकोमोशन में ही। इसमें लिखा हुआ एक स्टेटमेंट कि इट इज द साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, दैट इज नॉट ट्रू। साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन नहीं है ये, ओके। इसमें सिंपली स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है ना। हाँ ठीक है, चलिए इसको जस्टिफाई करते हम। सी, ए डायग्राम और बी डायग्राम दोनों देखेंगे। बी में क्लियर कट पता चल रहा है कि साइटोप्लाज्म बाहर की ओर एक्सटेंड किया हुआ है ना, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, है ना। ये ए वाला स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिफाइन कर रहा है, हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। बेसिक डिफरेंस है ये। फॉर एग्जांपल ये रहा आपका सिलिया, ओके, ये रहा सिलिया, है ना।
तो इस सिलिया के अंदर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके अंदर, ओके, इसी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे इस तरीके से, है ना। सो आप बोल सकते हो कि ये रहा माइक्रोट्यूब्यूल्स, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। इस ट्यूब्यूल्स को कवर किया हुआ है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इस तरीके से इसको कवर किया हुआ है इस तरीके से, है ना। इस एरिया से कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि कॉम्पैक्टली पैक्ड है अराउंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स, है ना। तो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन बोलना गलत नहीं होगा, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, लेकिन माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर जो एक्सटेंशन हो रखा है वो इतना टाइटली अरेंज्ड है कि एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है इस एरिया से, इस एरिया से एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है, एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ से एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ अराउंड माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है, अराउंड माइक्रोट्यूब्यूल, ये ज्यादा सही रहेगा। खैर जो लिखा हुआ है उसी को रट लो, आप लोग हायर क्लासेस 11th में आओगे तब बताएंगे कि साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन किस तरीके से है ना। चलिए एक सर दिखाते हैं आप लोग को, शायद हाँ मदद कुछ मिल जाए। हाँ जी बोलेंगी। सर ये यस जो टेल मी। सिलिएटेड एपिथेलियम है सर, अगर एक सर्टेन क्यूबॉइडल एपिथेलियम ले लें तो सर एक टाइम पे उसमें सीलिया और माइक्रोविलाई दोनों प्रेजेंट रह सकता है? सिलिया एंड माइक्रोविलाई ना, नहीं, ऐसा कोई सेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसमें माइक्रोविलाई और वो भी प्रेजेंट रहे, ठीक ना, दोनों चीज एक साथ प्रेजेंट रहे, ऐसा नहीं है। या इसी को हम बताना चाह रहे थे, देखेंगे। सी ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, दैट इज एक्चुअली द साइटोप्लाज्मिक एरिया, है ना। ये साइट प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आगे की ओर एक्सटेंड किया हुआ है, देखिए तो एक्सटेंड किया हुआ है ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देख पा रहे हो हिमांगी, श्रुति, स्वयं, सर देख रहे हैं सर। यस सर। दैट लंबू बॉय, दैट स्पेक्टिकल्स बॉय, सबका नाम भूल रहे हैं जी हम, सानिध्य। ठीक है। बस हाँ मुझे सर, नाम दिख याद रहा है शुभदीप का, शुभदीप का नाम याद है मुझे, जो कि है नहीं, ठीक है। ओके दिख रहा है ना। तो एक्चुअली में ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन ही है ना। इसमें स्मार्ट प्रेप का एडवर्टाइजमेंट नहीं आ रहा है, बायजूस का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है जी। ओके समझ में आया। साइटोप्लाज्मिक का ही एक्सटेंशन है, लेकिन इसका फंक्शन मूवमेंट में होगा, एब्जॉर्प्शन में नहीं होगा, गैप है ही नहीं, है ना। ये रहा है सिलिया का स्ट्रक्चर। अभी हम माइक्रोविली का स्ट्रक्चर दिखाते हैं, इसमें नहीं दिखाते हैं हम, स्ट्रक्चर कंपेयर कैसे करेंगे, है ना। लेट मी गो बैक, ठीक है। सिलिया का स्ट्रक्चर सॉरी माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर दिखा रहा है। कहाँ गया, ये देखो, देख पा रहे हैं माइक्रोविलाई, ये नहीं रहा, ये तो विलाई हो गया, माइक्रोविलाई नहीं है ये। माइक्रोविलाई लेट मी सर उसमें दिख रहा है सर माइक्रोविलाई। नो दैट इज नॉट सो क्लियर। वो विलाई का स्ट्रक्चर था, माइक्रोविलाई का स्ट्रक्चर वो नहीं है। नहीं सर, वो छोटा सा मैग्नीफाइड सेक्शन था, उसमें दिख रहा था। इधर देखेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, क्लियर दिखा, कहाँ गया यार, देख पा रहे हो ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा ब्राउन कलर में दिख रहा है, वायलस लिखा हुआ है, वायलस, ठीक ना। वायलस इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, है ना। और उसमें देखोगे तो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, जिसको हम लोग माइक्रोविली कह रहे हैं,
है ना। तो इस माइक्रोविली का स्ट्रक्चर देखेंगे और इस सिलिया का स्ट्रक्चर देखेंगे। सिलिया के अंदर इस प्रेजेंट है एक्सोनिमी, एक्सोनिमी दैट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, फाइन। लेकिन माइक्रोविली फ्री है, ठीक ना, यहाँ पे कोई चीज प्रेजेंट नहीं है, फाइन। ये डिफरेंस हो गया विले में और माइक्रोविली में, इसका मतलब समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। सिलेटेड क्यूबोइड फाउंड इन स्पर्म डक्ट। स्पर्म डक्ट कहने का मतलब एपिडाइडिमीज में प्रेजेंट रहेगा, वास डिफरेंस, वास एफरेंस इन सब में रहेगा। सिलेटेड कल्मोनर एपिथेलियम इज लाइनिंग ट्रेशिया, किडनी ट्यूब्यूल्स, ओविडक्ट। मूवमेंट में काम करना, ठीक है, कंटिन्यूअसली बीट करते रहेंगे, बीट करने के चलते कोई भी पार्टिकल्स सब्सटेंस आगे की ओर मूव करेगा, है ना। जब आप खांसते हो कुछ फ्लेम आता है ना, तो एक्चुअली दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रोंकी। तो ब्रोंकाई से धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है, सडनली आप एक शॉट मारते हो, निकल के बाहर निकल आता है ना। कभी कभी आप नाक से फेंकते हो फ्लेम, ठीक है, एक्चुअली में वो प्रेजेंट रहता है हमारे विंड पाइप में, तो धीरे धीरे ऊपर आते रहता है, और जैसे ही प्रॉपर प्लेस पे आ जाता है, ठीक ना, मैकेनिकली यू थ्रो इट आउट, है ना। सो कहाँ कहाँ प्रेजेंट रहता है, इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लेंगे जरा। क्वेश्चन आता है, इट इज प्रेजेंट इन ट्रेचिया, ओविडक्ट, ये इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट है, फाइन। फंक्शन क्या होगा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, बीटिंग ऑफ सिलिया मूव सॉलिड पार्टिकल, जैसे कि मैंने बताया, इन वन डायरेक्शन ओनली, है ना। समझ में आया, समझ में आया, ओके। चलिए नटशेल में खत्म करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को। स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कल्मोनर, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर एंड स्ट्रैटिफाइड। फ्लैट सेल्स, टाइल्स का तरह, क्यूब सेल्स, पिलर लाइक सेल्स विद सिलिया, with secretory cells, more than one cell layer, इसको stratified कहते हैं, स्किन में प्रेजेंट रहता है ये। ओके, नेम द 4 main types of animal tissues, जल्दी सॉल्व करो। 4 types of animal cells, कौन बताओ जल्दी से, कौन? epithelial layer, Sir, epithelial cells, epithelial tissues, connective tissues, muscular tissues, and nervous tissues. connective, nervous and और एक क्या था, muscular, Muscular. fine. Muscular, Where do you find epithelial, connective. where do you find epithelial tissue in body? Sir, basement Outer, पे. no, on outer and inner exposed region, exposed region, ठीक है ना, इनर और आउटर एक्सपोज्ड रीजन में प्रेजेंट रहेगा, है ना, इनर और आउटर एक्सपोज्ड रीजन में प्रेजेंट रहेगा ये, फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रिप्लाई करो चीज का। Where is squamous epithelium found? Sir, in delicate linings of Alveoli. cavity, mouth, Alveoli और esophagus, Blood nose. vessel. इसोफेगस में नहीं होगा जी, स्क्वामस एपिथेलियल ब्लड वेसल्स में है, ओके, एल्वियोली में है, ब्लड वेसल्स में, नॉट इन इसोफेगस, ओके। गॉबलेट सेल्स, व्हाट इज गॉबलेट सेल्स? Sir, mucous membrane. ठीक है, म्यूकस सेल इज कॉल्ड गॉबलेट सेल व्हिच सीक्रेट म्यूकस, इंपॉर्टेंट मार्क कर दिए, फाइन। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज? Sir, protection, absorption, and secretion. ठीक है, फाइन, नटशेल में खत्म हो गया। फंक्शन ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम? Sir, movement, sir, जो आप बताए nose और मूवमेंट नहीं होगा, ट्रांसफर करना, ठीक ना, ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक ना, मूवमेंट, ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस बाय बीटिंग कंटिन्यूअसली, है ना। जैसे कि मान के चलो तुम अपने जगह पे खड़े रहोगे, ओके, आप लाइन बना के खड़े हो, मैं बोलूंगा एक ब्रिक पास करना है एक जगह से दूसरे जगह, तो आप मूव नहीं करोगे, आप अपनी जगह पे ही रखोगे, आप अपने पड़ोसी मुल्क से ब्रिक उठाओगे और अपने पड़ोसी मुल्क को दे दोगे, है ना। तो इसी तरीके का फंक्शन होता है सिलिएटेड एपिथेलियम का।
जो भी उसके ऊपर आएगा कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में बीट करते करते एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा देगा, है ना। ये खुद मूव नहीं करेगा, जैसे आरबीसी मूव करता है ना, आरबीसी ऑक्सीजन लेके चलता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, ठीक है। सेम फिनोमेनन यहाँ पे नहीं होना है। चलिए मूविंग फॉरवर्ड टू द कनेक्टिव टिश्यू, देखते हैं क्या है कनेक्टिव टिश्यू। फाइन, द कनेक्टिव टिश्यू इज स्पेशल टू कनेक्ट एंड एंकर सर द अगर वेरियस। ये स्टेशनरी है तो सर क्या ये पॉसिबल है कि वो सेल्स डेड है? ना, नहीं, who told you? If cell is stationary it means it should be dead। हाँ, कहाँ से लॉजिक लगाया तुमने, बताओ। सर लग गया सर बस। Plant cells are immovable, plant is immovable, it means that is dead। नहीं सर, ऐसे ही सर मेरे दिमाग में कोलन काइमा आया, नहीं सॉरी स्क्लेरन काइमा आया, फिर सर ऐसे ही पूछ लिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आते रहना चाहिए कुछ कुछ। चलिए हम लोग जिक्र कर रहे हैं अभी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जनरली ऑर्गन्स के गैप्स को फिल करता है ना, दो टिश्यूज को कनेक्ट करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहा गया है ना। मतलब कि दो टिश्यूज के बीच में ये प्रेजेंट रहेगा, दो अलग अलग टिश्यूज या सेम टिश्यूज के बीच में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहेगा। सो सच the connective tissue is specialized to connect and anchors various body organs। Fine, इसको डिलीट कैसे किया जाता है? Fine, देखो as such it can connect bone to each other। कुछ बड़ी बता रहे हैं, हड्डी को, दो हड्डी को एक साथ जोड़ना। दो हड्डी को एक साथ जोड़ने का मतलब ये नहीं है कि पैर टूट जाएगा तो उसको जोड़ दिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू कहने का मतलब ये नहीं है कि हड्डी टूट जाएगा तो उन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। दो अलग अलग बोन है। फॉर एग्जांपल योर रेडियस एंड अल्ना, रेडियस एंड अल्ना जो बाइसेप्स वाला हड्डी है और बाइसेप्स के नीचे वाला जो हड्डी है, ठीक है ना, उन दोनों को एक साथ एट्रिकुलेट करवाता है ना। सो बोन से बोन को कनेक्ट करना, बोन से मसल्स को कनेक्ट करना, ओके। bind tissues and give support to the various part of the body by forming packaging around organs so that they do not get displaced by body movement, है ना। पैक करके रखना, जैसे कि क्या बताएं, स्टेबलाइजर यदि देखे होंगे आप लोग, स्टेबलाइजर जानते हो क्या होता है? स्टेबलाइजर पहले यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर रन करने के लिए, टेलीविजन रन करवाने के लिए यूज किया जाता है। यस कोई भी आप, हाँ, या फिर कोई भी अप्लायंसेस देखोगे आप लोग, बाइक ही देख लीजिए, एसीज में। हाँ बाइक ही देख लीजिए, है ना। बाइक का बैटरी जो होता है, उस बैटरी को हम लोग बाइक से बांध के रखते हैं ताकि वो बैटरी डिस्प्लेस ना हो जाए, डिसलोकेट ना हो जाए, है ना। तो उसी का तरह यहाँ पे एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू भी यही काम करता है, ऑर्गन्स को बॉडी के साथ अटैच करके रखता है, इंस्टॉल करके फिट करके रखता है ताकि वो अलग ना चला जाए, है ना। जैसे कि कुछ एपिथेलियल सेल्स हमारे आईबॉल्स को पकड़ के रखा है ना, ताकि हम छींकें तो हमारा आईबॉल बाहर ना निकल जाए आंख कैविटी के। यदि पकड़ के ना रखता तो क्या होता है पता है? छींकेंगे जोर से ना आईबॉल बाहर निकल जाएगा। So that is the function of connective tissue, one of the function of connective tissue। Fine, so moving forward और देखते हैं क्या क्या फंक्शन है इसका। Main function is connective tissue is binding, supporting, packaging together different organs of the body। The same words they are repeating again and again। The cell connective tissue living separate from each other, ये भी करता है। For example, this is one organ, this is another organ, है ना। एक organ दूसरे organ से separate है, अलग है, with the help of what? बोल सकते हैं with the help of epithelial cells। ये होना चाहिए, ठीक है। And very less in number। The cell connective tissue are living separated from each other and are very less in number। हटाइए, इस पॉइंट का उतना मतलब नहीं है।
सिग्निफिकेंस नहीं है, यू कैन ओमिट दिस वन। नेक्स्ट, होमोजेनियस जेनेरल रहा मीडियम एंड मैट्रिक्स। इसका मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, व्हाट इज मीडियम एंड व्हाट इज मैट्रिक्स और मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेक्शन ऑफ टिश्यू, है ना। तो इस एरिया में फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे, कोलाजिन फाइबर रहेगा, ठीक है, ये कोलाजिन फाइबर है। यहाँ पे और भी फाइबर्स रह सकते हैं, प्रोटीनेशियस फाइबर रहेंगे, प्रोटीनेशियस फाइबर को बनाने वाले सेल्स प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे, ठीक ना। उसके साथ साथ इसके बीच में प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक ना, स्कैटर्ड रहेंगे। साथ साथ इसके अंदर कुछ इम्यूनोलॉजिकल सेल्स रहेंगे, इम्यून सेल्स रहेंगे, मैक्रोफेजेस रहेगा, मैक्रो मोनोसाइट्स रहते हैं, है ना, ठीक है। तो इस पार्टिकुलर रीजन को हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे, इस पार्टिकुलर रीजन को मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए अभी समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप लोग एक रूम में बैठे हो, है ना, तो उस रूम में चेयर है, टेबल है, फैन चल रहा है, इलेक्ट्रिक वायरिंग है, तो ये सारे चीजें प्रेजेंट है। ये सब सारी चीजें प्रेजेंट है कहाँ पे? आपके रूम में, है ना, एक एरिया में। तो उस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग मैट्रिक्स प्रोनाउंस करेंगे और उसके अंदर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। सो मैट्रिक्स इज दैट रीजन वेयर द डिफरेंट कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। अब ज्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है तो बोलेंगे मैट्रिक्स ही बहुत टफ है, कम कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे तो बोलेंगे मैट्रिक्स बहुत ही लूज है ना। ओके 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 ओके, फाइब्रस इन नेचर बाइंड टिश्यूज टुगेदर। मान के चलो ये रहा मैट्रिक्स, ठीक है, ये रहा एक सेल और ये रहा दूसरा सेल। सो एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स, ये भी बोल सकते हैं आप। फाइन, मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर हम बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से अगले सेक्शन में। पढ़ना है, यहीं पे पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स टू बी नोटिस्ड, हटाइए हटाइए हटाइए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला स्ट्रक्चर हम दिखाना चाह रहे थे आप लोग को। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर, एरियोलर और लूज कनेक्टिव टिश्यू, प्रोनाउंस इट एज एरियोलर। dense regular connective tissue, adipose, skeletal, fluid connective tissue. These are the different types of connective tissue based upon their function and the amount of matrix present in them, type of matrix present in them. This is difference is there with respect to what? Type of matrix, function, है ना। मैट्रिक्स हार्ड है या टफ है, नरम है, ठीक है, कौन से मटेरियल से बना हुआ है, सिर्फ कैल्शियम से बना हुआ है या फिर सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है, प्रोटीन का मात्रा ज्यादा है या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मात्रा ज्यादा है। ओके, बेस्ड अपॉन दैट द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर ऑफ 5 डिफरेंट टाइप्स, है ना। सबसे पहले देखते हैं हम लोग एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। देखते हैं क्या है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। It is loose and cellular connective tissue. Fine. It is the most widely distributed connective tissue in the body. ये important है। सबसे ज्यादा कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर में एग्जिस्ट करता है, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, है ना। यहाँ पे हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का एक सेक्शन दिखा रहे हैं, ठीक है, सेक्शन दिखा रहे हैं। तो देखेंगे इस सेक्शन में, इस सेक्शन को, इस एरिया को हम लोग मैट्रिक्स बोल सकते हैं, है ना। मैट्रिक्स इस वाले पोर्शन को स्पेसिफिकली बोलना चाहे तो मैट्रिक्स इस पोर्शन को बोलेंगे जो लाइट येलो कलर का है ना। लाइट येलो कलर का है वो जेली लाइक सब्सटेंस होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स प्रेजेंट है ना। अब देखेंगे इस मैट्रिक्स के अंदर कितने कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। सो वी विल एनकाउंटर कि इसके पास कोलेजन फाइबर है, देखो, ठीक है, कोलेजन फाइबर है। दिस इज इलास्टिन फाइबर, जो रेड कलर दिख रहा है ना, दिस इज इलास्टिन, इलास्टिन फाइबर, ठीक है। ये फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। फाइबर का फंक्शन होता है चीजों को पकड़ के रखना, हिलने डुलने ना देना। जैसे कि घर बनाते समय छड़ डालते हैं, छड़ का फंक्शन क्या होता है? स्टेबल करके रखना, है ना। सो इस फाइबर्स को बनाने के लिए सेल्स चाहिए जिसको हम लोग फिब्रोब्लास्ट कहते हैं। इसके अलावा मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेजेस, ये देखो, ये WBC इसका टाइप है, WBC है ये,
ठीक है, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ WBC, मास्ट सेल है ना, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सब प्रेजेंट रहते हैं। ये रहा ब्लड कैपिलरी ना, ये ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी हो गया। तो एक छोटा सा सेक्शन दिया गया है कनेक्टिव टिश्यू का, कौन सा कनेक्टिव, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। फाइन, चलिए इसको हम और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। ओके ओके ओके, लेट मी ट्राई। ओके, कंसीडर करेंगे एक ऑर्गन, कोई भी एक ऑर्गन कंसीडर करेंगे आप लोग, है ना, या फिर आप क्या कंसीडर करिए, जैसे कि मैंने कहा था बेसमेंट, ठीक है, बेसमेंट 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 which is present below the epithelium, ठीक ना, that also you can consider। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन समझेंगे, बेसमेंट लेयर समझेंगे। तो बेसमेंट लेयर में ये सब चीजें एग्जिस्ट करेंगी और इसी के ऊपर ग्रो करेगा एपिथेलियल सेल्स। ओके, एपिथेलियल सेल्स इसी के ऊपर ग्रो करेगा। सर हाँ बोलेंगे। सर बेसमेंट मेम्ब्रेन तो नॉन सेल्यूलर है ना? बेसमेंट मेम्ब्रेन का तरह हम बोल रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली द बेसमेंट मेम्ब्रेन ओवर विच द एपिथेलियल ग्रोस, है ना, ये एक प्रकार का बेसमेंट मेम्ब्रेन का तरह ही है जिसके ऊपर अलग अलग टिश्यूज ग्रो किए हुए हैं। कहने का मतलब ये है ना, एनालोगस है, एनालोगस है। ओके, हाँ चलिए, कुछ छूट रहा है इसमें। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए कुछ और समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, ये रहा एक ऑर्गन, फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑर्गन, है ना, उसके बीच में कैविटी प्रेजेंट है ना, ये कैविटी है, ये एपिथेलियल है ना। तो कैविटी और एपिथेलियल के बीच में कुछ गैप्स दिख रहे हैं, कैविटी और एपिथेलियल लेयर के बीच में गैप दिख रहा है, ये गैप देख रहे हो ना, ये वाला गैप। ओके, तो ये इस गैप को भरने में मदद किया हुआ है आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इस तरीके से यहाँ से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, ये कैविटी हो गया, दिस इज कैविटी, कैविटी से कोई मटेरियल्स बाहर निकलेगा यहाँ से, एपिथेलियल लेयर हो गया बाहर वाला। यहाँ पे ये जो येलो कलर का हम पोर्शन बना रखे हैं, उस येलो कलर वाले पोर्शन में प्रेजेंट रहना है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। फाइन, ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज प्रेजेंट रहने हैं, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। तो देखेंगे ये जो ऑर्गन है, इस ऑर्गन की गैप्स को फिल करने में मदद किया कि नहीं किया कनेक्टिव टिश्यू। इसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ना, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी, कनेक्टिव टिश्यू फिल्स द गैप्स प्रेजेंट इन द ऑर्गन्स, इस तरीके से। सो यहाँ का एक सेक्शन हम ड्रॉ कर रखे हैं, एक सेक्शन यहाँ का ड्रॉ कर रखे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस क्या बोलेंगे, गैप जो एरिया है, येलो कलर का जो पोर्शन दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, उस एरिया में ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट रहेंगे, आर्टरीज, वेसल्स, ठीक है, आर्टरीज रहेगा, वेन्स रहेगा, कैपिलरीज रहना है, लिम्फ रहना है, ठीक ना, मैक्रोफेजेस रहने हैं, ओके, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, ये सब इम्यूनोलॉजिकल सेल्स है जो फॉरेन पैथोजेंस को इनगल्फ कर जाते हैं, खा जाते हैं, है ना। इसके अलावा फाइबर्स प्रेजेंट रहेंगे, प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। फाइन, पढ़ेंगे जरा फंक्शंस ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। Act as supporting packaging tissue between organ lying in the body cavity. It helps to repair tissue after injury, also helps in combating foreign toxin, fixes skin to underlying muscles. कोई पॉइंट नहीं समझ में आया पूछेंगे, कौन हमसे सर फोर्थ वाला, फोर्थ वाला पोर्शन, इट फिक्सेस
it fixes skin to underlying muscles. Okay, for example, ये रहा हमारा हड्डी, वाह हड्डी अच्छा है, ठीक है, हड्डी के ऊपर एक मसल प्रेजेंट है, फाइन, दिस इज वन मसल, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट हो गया हमारा, हाँ, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये रहा हमारा आउटर स्किन, दिस इज आवर स्किन रीजन, स्किन रीजन, ठीक है, ये रहा हमारा स्किन, ठीक है। तो स्किन वाले रीजन को मसल से कनेक्ट करने का काम किसका है? यस, ठीक है, दैट वर्क इज डन बाय द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कोई दिक्कत? आप समझ में आया? फोर्थ पॉइंट, यस सर। इट वाज योर क्वेश्चन हिमांगी? हाँ सर। ठीक है, समझ में आया अभी? हाँ सर। ठीक है, तो देखेंगे, स्किन इज वन ऑर्गन, स्किन एक ऑर्गन है, ठीक है, दिस इज ऑर्गन वन, है ना, बोन ऑर्गन टू, है ना, तो ऑर्गन वन को कनेक्ट किया जा रहा है ऑर्गन टू से, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ मसल एज वेल एज द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो फंक्शन यहाँ पे प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हुआ? यस सर। Okay. Up to what the class was? What was the timing of your class? 450. 450. 50 तक है? ना ना. Let me check. 450. Okay. Still we have more time, ना? We can discuss another section also. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन पूछे? हाँ हाँ, yes you can. Sir, what can be the consequences of high pulse rate? What could be the consequences of High pulse rate. high pulse rate? Hypertension, high pulse rate. हाई पल्स रेट कहने का मतलब ब्लड प्रेशर ज्यादा है, ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो नसें फट भी सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, ठीक है। हाई पल्स रेट, सर किसी का पल्स रेट ज्यादा क्यों होता है? ज्यादा होने का बहुत सारा रीजन है, ठीक ना। एपिनेफ्रिन का कंजम्पशन करना, हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, ठीक है, लिबिडो के चलते भी हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर, हाई पल्स रेट, ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट के दौरान भी हाई पल्स रेट होता है ना, डर के मारे भी होता है, फियर के चलते भी होता है। सडनली कोई ऑब्जेक्ट देख लोगे जो कभी देखे नहीं हो, डर जाओगे, ठीक है, उसके चलते भी पल्स रेट हो सकता है। फाइन, समझ में आया? एक्सरसाइज के दौरान भी पल्स रेट ज्यादा हो सकता है, मैकेनिकल वर्क के चलते भी पल्स रेट ज्यादा हो सकता है। सो मेनी रीजन आर देयर, है ना। कोलेस्ट्रॉल, मान के चलो हमारा ब्लड कैपिलरी का डायमीटर छोटा हो गया, है ना, तो उस समय क्या होगा? ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, बीपी हाई हो जाएगा उस कंडीशन में। हाई होना मतलब हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, ओके, चीजों को बहुत दूर तक पहुंचाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, होमियोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, वॉल्यूम लेवल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। हार्ट पंचर हो सकता है, फेल्यूर हो सकता है, ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो मेनी रीजंस आर देयर। बस करिए सर, बहुत कुछ हो जाएगा नहीं तो। तुमको हो जाना क्या था ये तो बताओ। सर मेरा 100 से ऊपर रहता है सर, तुम सोचे पूछते हैं। क्या रहता है तुम्हारा? सर मेरा बीट्स पर मिनट जो है ना, वो जनरली 90 से 100 के बीच में रहता है, तो सर मेरे को लगा जानना चाहिए फ्यूचर में क्या हो सकता है। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सर। पल्स रेट ज्यादा, हमारा बीट्स पर मिनट ज्यादा है तो फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा कितना है, मेजर करी हो तुम? यस सर। पल्स रेट कितना है? यस सर।
सर डिवाइस से किए थे तो 103 आया था और सर मैनुअली किए तो 92 आया था। ना तो पल्स रेट, ओके ठीक है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट से करे थे आप? सर ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर? हाँ सर। ऑक्सीमीटर कौन सा डिवाइस है? किसके लिए आया था तुम्हारे घर में ऑक्सीमीटर? आया तो सर ऐसे ही था, मेरे ही को लग रहा है प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, नहीं अभी नहीं मरेगी तू, चिंता मत कर। यस सर। ठीक है, कुछ भी मेन रीजन है ना पल्स रेट होना। पल्स रेट ज्यादा कम होने से उतना कुछ इफेक्ट नहीं होना है। हाँ, ब्लड प्रेशर हाई लो होने से दिक्कत होना है। ओके, और पल्स रेट, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर रिलेटेड है एक दूसरे से, है ना। नॉर्मली Yes, sir. 72 टाइम्स नॉर्मल पल्स रेट होना चाहिए, नॉर्मल ह्यूमन का 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक ना। ओके, बीट करता है, हार्ट बीट जो Yes, होता है sir. 72 टाइम्स बीट करना है, नॉर्मल है ये। ज्यादा हो रहा है इसका मतलब आपका हार्ट ज्यादा काम कर रहा है ना, हार्ट ज्यादा काम कर रहा है। वो छोटे बच्चों में ज्यादा होता है पल्स रेट, धीरे धीरे कमता जाता है, तो इट विल रिड्यूस, ठीक ना, वो रिड्यूस होगा धीरे धीरे। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन कोई पूछ रहा था। श्रेया, यस सर। यू आर आस्किंग समथिंग। सर आद्या। आद्या, ओके आद्या। हाँ आद्या सर, हम पढ़े थे कि एक्चुअली डेथ के बाद होता क्या है, तो बहुत सारा स्टेज था, ऑटोलाइसिस, ब्लॉटिंग, एक्टिव डिके। सर उसमें कुछ टर्म था लिवर मॉर्टिस और रिगर मॉर्टिस। सर वो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, वो पोजीशन होता है, ठीक ना, किस तरीके से बॉडी लाइन करा हुआ है, मसल किस तरीके से स्ट्रेच हुआ है ना। बॉडी मतलब कि बैठ गया है या फिर सीधा स्ट्रेच्ड हो रखा है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल डेथ बॉडीज को हम लोग कैसे रखते हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली सुता कर रखते हैं, है ना। तो वो एक पोजीशन है, नॉर्मल पोजीशन है। कभी कभी क्या होता है, बॉडी डेथ बॉडी पोजीशन चेंजेस, वो ऐसे लगेगा जैसे कि बैठा हुआ है, ठीक ना, ओके, बैठा हुआ है या फिर मतलब कि पोजीशन पे नहीं है, बॉडी अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं है, हाथ पैर इधर उधर फैले हुए रहेंगे, है ना, वो होता है। आपने एक कौन सा टर्म्स का है, रिगर मॉर्टिस एंड सर लिवर मॉर्टिस। ठीक है, ये अब दिखाएंगे डायग्राम, तुम लोग को स्क्रीन पे डर जाएगा तुम लोग। सर हम देखे थे, उसमें लग रहा था कि वो बुक पढ़ रहा है, मतलब सो के डेड बॉडी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, रिगर मोर्टिस एंड एल्गर मोर्टिस। अब डायग्राम तुम लोग दिखाएंगे, खाना पीना बंद कर देगा तुम लोग। सर दिखा दीजिए प्लीज। सर जिंदगी में डर भय होना चाहिए, है ना, तो वो सब मसल से रिलेटेड है, एक्चुअली दीज आर रिलेटेड विथ मसल्स। सर उससे खत्म तो जब वो स्वेल कर जाता है तो उसमें लगता है। ठीक ना, कभी कभी होता है, शमशान घाट में कभी कोई गया होगा तो देखा होगा कि डेथ बॉडीज को जब जलाते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि डेथ बॉडी राइज अप कर रहा, उठ रहा है, ठीक ना। ओके, ये रहा रिगर मॉर्टिस, बॉडी पोजीशन देखेंगे इस कंडीशन में राइज कर रहा है, ठीक ना, मतलब कि फ्लैट है, नॉर्मल पोजीशन है ये रिगर मॉर्टिस। अब इसके अलावा बॉडी का पोजीशन चेंज हो जाएगा, देन दैट कैन बी कॉल्ड एज, ठीक ना, एर्गर मॉर्टिस। ठीक है, जैसे कि हाथ यहाँ पे रखा हुआ था, डायग्राम देख रहा हूँ, हाथ यहाँ पे रखा होगा, तो दैट इज नॉट ओरिजिनल कंडीशन, ठीक ना, ये ओरिजिनल कंडीशन नहीं है। यहाँ पे देखो एल्गर मोटिस, ये डायग्राम देखो, येलो वाला दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा एर्गर मोटिस का पोजीशन, है ना। मसल कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में ही रह गए, इसी तरीके से रहेगा, उल्टा पुल्टा रहेगा, इसको एर्गर मोटिस कहेंगे, है ना। तो नॉर्मल डेथ जो होता है ना, नॉर्मल डेथ जो होना है, उस कंडीशन में आदमी का पोजीशन रिगर मोर्टिस में रहता है। एर्गर मोर्टिस का डेथ जो बॉडी का पोजीशन होगा, डेथ कॉजेस मर्डर के केसेस में, है ना, मर्डर के केसेस में, एक्सीडेंट्स के केसेस में रहता है एर्गर मोर्टिस, ठीक है।
कहाँ कहाँ से तुम लोग पढ़ता है ये सब? कहाँ से पढ़ा था तुम ये आद्या? सर हम ऐसे ही सर, एक अच्छा सा वीडियो मिल गया था तो वही देख वीडियो में लिए थे। नोबल से? अरे यार तुम मेरे को डरा दिया आज। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। और किसी को क्वेश्चन है? ये कहाँ गया है लंबू? दैट लॉन्ग बॉय, ही इज नॉट अटरिंग एनीथिंग नाउअडेज। सो गया है? नहीं सर, सुन रहा। अच्छा यू आर देयर। रिगर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस सब सुन रहा है सर। अच्छा समझ गए। हाँ ओके बेकार चलिए। फोटो फेंकना। हाँ ओके चलिए फाइन। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं। डेंस नाम से ही पता चल रहा है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। रेगुलर डेंस यूज किया गया है और रेगुलर यूज करा गया है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा कि ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे थे ना, येलो वाला मैट्रिक्स है ना, ये येलो वाला मैट्रिक्स का अमाउंट कम रहेगा, जेली लाइक सब्सटेंसेस कम रहेंगे, और इसके अंदर जो फाइबर्स रहेंगे वो स्ट्रेट रहेंगे ज्यादातर, है ना। डेंस रहेगा, फाइबर स्ट्रेट्स रहेंगे जनरली, है ना। इसीलिए इसको कहा गया है डेंस रेगुलर, है ना। फाइबर्स का अमाउंट भी ज्यादा रहेगा, है ना। दैट इज कॉल्ड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ओके कभी आप चिकन कंज्यूम करे होंगे तो नोटिस करे होंगे कुछ कुछ रीजन में मसल्स टफ होता है, कुछ कुछ रीजन में बॉडी पोर्शन टफ होता है, जिससे केएफसी चिकन्स ज्यादातर इन्वॉल्व होता है ना, टफ रीजन्स। ठीक है, वो सब होते हैं एक्चुअली डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। लूज कनेक्टिव टिश्यूज जनरली प्रेजेंट रहते हैं आपके इसमें क्या बोलेंगे, ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ डाइजेशन, है ना। लिवर में प्रेजेंट रहेगा, किडनी में प्रेजेंट, हाँ किडनी में भी हो सकता है, दो किडनी इज नॉट द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। इसमें रहेगा लिवर, हार्ट के, हार्ट में नहीं रहना है, स्प्लीन बोलेंगे उसमें रहना है, थाइमस में रहेगा, है ना। इन सभी रीजन्स में रहना है। लूज कनेक्टिव, हार्ड कनेक्टिव टफ होते हैं। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो क्या मेंशन करा गया, इट इज फाइब्रस कनेक्टिव कैरेक्टर्स बाय ऑर्डरली डेंस पैक्ड कलेक्शन ऑफ फाइबर्स एंड सेल्स, प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट, ये बताते हैं। ठीक है, चूंकि हार्ड है, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हार्ड है, तो फंक्शन भी इसका हार्ड ही होगा, होगा कि नहीं होगा? फंक्शन भी इसका हार्ड होगा। आपने केबल देखा होगा, आपने केबल देखा होगा जो हम लोग अपने डिश एंटीना से कनेक्ट करते हैं सेट ऑफ बॉक्स में। केबल होता है ना सफेद कलर या ब्लैक कलर का, फाइन, ठीक है। और एक केबल लगा हुआ रहता है क्रेन में। क्रेन देखे, वो क्रेन अपने घर के आसपास क्रेन देखे होंगे, या फिर जो भी बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह कंस्ट्रक्ट होते हैं, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो उसमें क्रेन काम करता है, और क्रेन में लगा हुआ रहता है, केबल लगा हुआ रहता है ना। हमारे घर के आसपास इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई हो रहा है, दैट आल्सो टेक्स प्लेस थ्रू केबल, है ना। तो सभी का मैकेनिकल स्ट्रेंथ अलग अलग है, और अलग अलग इसलिए है क्योंकि सबका फंक्शन अलग अलग है ना। कि क्रेन को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, बहुत हैवी लोडेड उठाने पड़ते हैं, इसीलिए वो हार्ड होता है। लाइक दैट जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज हैं ये हार्ड होते हैं क्योंकि इनको बहुत बड़ा बड़ा मैकेनिकल काम करना पड़ता है ना। इसको वहां पर प्रेजेंट होना होता है जहां पे हम अपने शरीर से 1 गुना या 2 गुना ज्यादा भार उठा सके, है ना। सो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज प्रिंसिपल कंपोनेंट है टेंडन्स और लिगामेंट के। अब मैं बताता हूँ टेंडन्स और लिगामेंट क्या है ना। ligament is connective tissue which connects one bone with another bone। ठीक है, कंसिडर करेंगे अपना एल्बो, कंसिडर करेंगे अपना रेडियस एंड अल्ना, ठीक ना, इस तरीके से अपने हाथ को कंसिडर करेंगे। सो देखेंगे ये एक हड्डी हो गया, है ना, ये एक हड्डी हो गया, और यहाँ पे आपका हाथ प्रेजेंट है ना। तो एक बोन दूसरे बोन से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ मसल, इस मसल को हम लोग कहेंगे लिगामेंट, है ना। करता क्या है, ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा इस डायरेक्शन में, देन आवर हैंड विल फॉर्म 180 डिग्री, है कि नहीं है।
बाइसेप्स होते हैं और ट्राइसेप्स होते हैं। बाइसेप्स होते हैं और ट्राइसेप्स होते हैं, ठीक ना। जो ट्राइसेप्स होता है दैट इज कनेक्टेड एट दिस रीजन एंड दिस रीजन। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ना तो ये हमारा हाथ इस तरीके से आएगा। बाइसेप्स होते हैं यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं यहाँ पे। लेट मी ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ अनदर कलर, ठीक है। ये रहा बाइसेप्स, यहाँ से कनेक्टेड होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ऊपर की ओर उठेगा, ठीक है, एंगल घटेगा, हमारे हाथ के बीच का केहूनी वाले रीजन में एंगल घटेगा। सो लिगामेंट का फंक्शन होता है एक हड्डी को दूसरे हड्डी से कनेक्ट करें। यहाँ पे कनेक्शन नहीं करना होता है, ना ही यहाँ पे कनेक्शन करना होता है ना। एक नॉर्मल हड्डी को दूसरे नॉर्मल हड्डी से कनेक्ट करवाता है। फाइन, दिस इज द फंक्शन ऑफ टेंडन। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिगामेंट? ठीक है, लिगामेंट का फंक्शन क्या होगा? लिगामेंट का फंक्शन होता है कि हड्डी को मसल से कनेक्ट करे, हड्डी को मसल से कनेक्ट करे। दैट इज द फंक्शन ऑफ टेंडन, ठीक ना। लिगामेंट कनेक्ट्स बोन टू बोन, टेंडन कनेक्ट्स टू मसल्स, ठीक है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेंडन एंड लिगामेंट। इट इज आस्क्ड इन एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ भारत, है ना। आईएएस हो, पीसीएस हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, ओलंपियाड हो, XYZ जितने भी एग्जाम्स होते हैं भारत में सभी में पूछता है व्हाट इज द रोल ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट। तो देख पाएंगे यहाँ पे ये मसल है, मसल रीजन है, ओके, मसल रीजन है ये, ठीक है। ये रहा मसल, ठीक है, मसल। और ये रहा हड्डी, हड्डी को हम रेड कलर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रहा, दिस इज बोन। बोन और मसल को एक रीजन कनेक्ट कर रहा है, ये हरा वाला छोटा सा, तो इसको हम लोग टेंडन प्रोनाउंस करेंगे, है ना। दिस इज टेंडन। लिगामेंट किसको कहेंगे हम लोग? विच कनेक्ट्स वन बोन विथ अनदर बोन। ये रहा, है ना। इतना छोटा एक्चुअली नहीं रहता है, बड़ा होता है, जिसके ट्विस्टिंग के चलते हमारे हाथ का एंगल बढ़ेगा, 180 तक आएगा मैक्सिमम। आप कर सकते हो, ठीक ना। केहूनी से ये ट्विस्टिंग हो रही है, एंगल बढ़ रहा है, घट रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। फाइन, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत टेंडन और लिगामेंट में? टेंडन और लिगामेंट में कोई दिक्कत नहीं? डिफरेंसेस कर लें जरा। टेंडन जो होता है मसल्स और हड्डी को ज्वाइन करेगा, मसल्स और बोन को ज्वाइन करना है। इसमें क्या लिख दिया? हाँ, मसल्स और बोन, TMB, टेंडन ज्वाइन मसल्स एंड बोन, TMB, LBB, ठीक है, इस तरीके से। सो टेंडन जो होता है वो इनइलास्टिक होना है, while ligament is elastic। लिगामेंट जो होगा थोड़ा सा इलास्टिक होगा, फ्लेक्सिबल होना है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जो टेंडन होना है वो इलास्टिक नहीं होता है, छोटा सा पोर्शन होता है। मसल्स इलास्टिक है, टेंडन इलास्टिक नहीं है, ठीक है। मसल इलास्टिसिटी नेचर का होता है, टेंडन फ्लेक्सिबल स्टेशनरी रहता है। अब मान चलो टेंडन भी मूव करने लगा और मसल भी मूव करने लगेगा, तो क्या होगा? हो सकता है हम अपने हाथ को ओरिजिनल पोजीशन पे ना लेके आए, ना ले आ सके, है ना, ये हो सकता है। joints muscles to bone, joint connects bones to bones, ठीक ना। ये made up of white fiber, made up of red fiber, yellow fiber है, yellow fiber से ज्यादा बना हुआ है, ठीक है। about the adipose tissue I'll deal in the next class. What is today's date? 18 ना? I am leaving over here. From the next class we'll deal adipose tissue, ठीक है। एडिपोस टिश्यूज करेंगे और इसमें बताएंगे लैक्यूना क्या होता है, कनालिकुली क्या होता है, हड्डी बताएंगे, बोन मैरो क्या होता है, ब्लड कहाँ बनता है, वो सब डील करेंगे। फाइन। उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद आई गेस, है ना, उसके बाद ये चैप्टर खत्म होना है। सो किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आई एम साइनिंग ऑफ।